Good morning. Today we are here to discuss about food web, the interconnected food chains operating an ecosystem which establish a network of relationship between various species are called a food web. I am repeating, जो इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स हैं, जो एक इकोसिस्टम में ऑपरेट हो रही हैं, जो एक नेटवर्क बनाती है रिलेशनशिप में डिफरेंट स्पीशीज में, इसको फूड वेब कहते हैं, जैसा आप इस पिक्चर में देख रहे हो। यहाँ पर आपको इंटरकनेक्टेड फूड चेन दिखेंगी। जैसे कि अगर हम इस फूड चेन को देखें, इस फूड चेन में ये प्लांट को खाने वाले इंसेक्ट्स, ये एक्वेटिक है, इंसेक्ट्स को खाने वाले फिश, फिश को खाने वाले क्रेन और इस बर्ड को खाने वाला लायन या टाइगर। यहाँ पे प्लांट्स, प्लांट्स को खाने वाले इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स को खाने वाली बर्ड्स, बर्ड्स को खाने वाले स्नेक, फिर वल्चर। हेयर यहाँ पे प्लांट्स को फ्रॉग, फ्रॉग को स्नेक, स्नेक को वल्चर या स्नेक को पिकॉक, ये इंटरकनेक्टेड हो गई। प्लांट्स को खाने वाले रैट्स, रैट्स को खाने वाले स्नेक भी हो सकते हैं और भी एनिमल्स हो सकते हैं, और उनको यहाँ पर रैबिट, प्लांट्स को खाने वाला, उसको खाने वाले वुल्फ, वुल्फ को खाने वाला टाइगर, ऐसे करके इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स हैं। तो जब हम देखते हैं कि जो यहाँ पर ये आपको ज़्यादा फूड चेन्स इसलिए आप कह सकते हो ये एडवांटेज है कि ज़्यादा फूड चेन्स का, कि अगर सपोज़ एक एनिमल अवेलेबल नहीं है, तो वो दूसरे को खा के अपना फूड दूसरे वो अपना एनर्जी गेन कर लेगा, फूड ले लेगा। सो इन अ फूड वेब एन ऑर्गेनिज्म मे ऑक्यूपाई अ पोजीशन इन मोर देन वन फूड चेन। ठीक है, तो इन अ फूड चेन वन ऑर्गेनिज्म मे ऑक्यूपाई अ पोजीशन इन मोर देन वन फूड चेन एंड ऑर्गेनिज्म कैन ऑब्टेन इट्स फूड फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। ठीक, इन टर्न मे बी ईटन अप बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो ये आप देखोगे फूड वेब में ट्रॉफिक लेवल, जैसा कि मैंने आपको बताया था, वेरियस स्टेप्स इन द फूड चेन एट विच द ट्रांसफर ऑफ फूड और एनर्जी टेक्स प्लेस, ये ट्रॉफिक लेवल कहलाते हैं। ग्रेजुअल डिक्रीज होता है अमाउंट ऑफ एनर्जी में जब एनर्जी ट्रांसफर होती है फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू द नेक्स्ट। और 10% लॉ में मैंने आपको बताया था कि 10% एनर्जी जो है वो शिफ्ट होती है। इस डायग्राम में आप देख रहे हो फ्लो ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम। सोलर एनर्जी से प्लांट्स में आएगी, ठीक है, तो सोलर एनर्जी जो सोलर रेडिएशन है पासिस थ्रू द क्लियर एटमॉस्फेयर एंड मोस्ट रेडिएशन इज एब्सॉर्ब्ड बाय द अर्थ सरफेस एंड वार्म्स द अर्थ सरफेस। Some solar radiation is reflected by the earth and it moves to the environment. Some of the infraradiation passes through the atmosphere and some it's absorbed and re-emitted in all direction by greenhouse gases. ठीक है, सो यहाँ पे द इफेक्ट ऑफ दिस इज वार्म द अर्थ सरफेस। जो ये जो रेडिएशन आ रहा है इसकी वजह से अर्थ सरफेस जो है वो वार्म हो रही है, और इंफ्रा रेडिएशन जो है वो भी अर्थ से इमिट हो रहा है। नाउ अब हम डिस्कस करेंगे कि अननोइंगली हाउ सम हार्मफुल केमिकल्स एंटर आवर बॉडीज थ्रू द फूड चेन। ये मैंने आपको शॉर्ट में बताया था बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन के बारे में। अब हम बात करेंगे अगर इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स की, ये हमारे क्रॉप को प्रोटेक्ट करते हैं डिजीजेस से और पेस्ट से। सो दीज केमिकल्स आर आइदर वॉश डाउन इनटू द सॉइल और इनटू द वाटर बॉडीज। जब बारिश होती है तो बारिश के पानी से, या जब इरिगेशन में आप पानी देते हो तो ये वॉश्ड आउट हो जाते हैं, या तो सॉइल में ही रह जाते हैं या वाटर बॉडीज में मिल जाते हैं। अगर वो सॉइल में है तो दीज आर एब्जॉर्ब बाय द प्लांट अलोंग विद वाटर एंड मिनरल्स, तो वो वाटर बॉडीज के साथ एक्वेटिक प्लांट्स में भी चला जाता है। तो इसका मतलब वो फूड चेन में एंटर हो गया हार्मफुल केमिकल। अब एक ऑर्गेनिज्म को दूसरे ने खाया, दूसरे को तीसरे ने खाया,
वो एक्यूमुलेट होता चला जाता है टॉप लेवल में। जो मैक्सिमम कंसंट्रेशन है इन केमिकल्स का वो एक्यूमुलेट हो जाएगा ह्यूमन बॉडी में, क्योंकि ह्यूमन बॉडी जो है वो ऑक्यूपाई करते हैं, ह्यूमन बींग्स जो हैं वो ऑक्यूपाई करते हैं टॉप लेवल इन एनी फूड चेन। तो ज़्यादातर हार्मफुल केमिकल जो है वो एक्यूमुलेट हो जाएगा ह्यूमन बॉडीज़ में और फिर वो नुकसान पहुंचाएगा। ये प्रोसेस कहलाता है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। This is the reason why our food grains such as wheat, rice, vegetables and fruits and even meat contain varying amount of pesticide or pesticide residues. They cannot always be removed by washing or by other means. वो उसमें आ गए तो आ गए, वो हमारे खाने में हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट होने लगेंगे। Now, next question comes, how do our activities affect the environment? तो ये किस तरह से अफेक्ट करता है हमारी एक्टिविटीज। जैसे अगर हम बोल दें कि चेंजेस इन द एनवायरनमेंट अफेक्ट अस एंड आवर एक्टिविटीज चेंज द एनवायरनमेंट। ओके, नाउ जब हम बात करते हैं ये डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर की, तो वो क्यों हो रही है डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। अगर हम बात करें कि जो ओजोन है उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है O3। ये स्ट्रेटोस्फेयर में मिलता है, जो एटमॉस्फेयर का एक पार्ट है, और वो हमें आप कह सकते हैं 12 किलोमीटर से 50 किलोमीटर अबव सी लेवल होता है। ये ओजोन डेडली पॉइजनस है अगर ये ग्राउंड लेवल पर मिल जाए। ओजोन स्ट्रेटोस्फेयर में हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को रोक देती है हमारे पास आने से। तो ओजोन लेयर कैसे डिप्लीट हो रही है। ओजोन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एग्जाम में पूछ लेते हैं। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है O3। ये 3 एटम्स के ऑक्सीजन से मिलके बनता है। तो जब ऑक्सीजन, जिसको हम ऑक्सीजन नॉर्मली वी रेफर टू एज ऑक्सीजन, इज एसेंशियल फॉर एरोबिक फॉर्म्स ऑफ लाइफ, बट ओजोन डेडली पॉइजनस है। तो मैंने आपको बताया स्ट्रेटोस्फेयर में ये अर्थ को शील्ड कर रहा है और प्रोटेक्ट कर रहा है हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से, जो सन से रिलीज हो रही हैं। ये जो रेडिएशन है ये डैमेज करता है ऑर्गेनिज्म को, और ये स्किन कैंसर भी कर सकता है अगर ये अर्थ तक आ जाए रेडिएशन, और कैटरैक्ट भी कर देता है ह्यूमन आई में। तो ओजोन हायर लेवल पर तो प्रोटेक्ट कर रहा है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन पे, लेकिन अगर वो अर्थ सरफेस पे आ जाए तो ये पॉल्यूटेंट है। तो क्या होता है आसमान में कि ऑक्सीजन अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की प्रेजेंस में स्प्लिट हो जाता है, और फिर ये जो एक एटम है ऑक्सीजन का, ये दूसरे मॉलिक्यूल से रिएक्ट करके O3 बना लेता है। तो ये जो अमाउंट ऑफ ओजोन है वो ड्रॉप हो रहा है, और ये नोटिस किया गया था 1980s में। दिस डिक्रीज हैज बीन लिंक्ड टू सिंथेटिक केमिकल्स। ये इसका कॉज क्या देखा गया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स विच आर यूज एज रेफ्रिजरेटेड और रेफ्रिजरेंट्स एंड फायर एक्सटिंग्विशर में यूज हो रहे थे। ये कॉज है। 1987 में यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम में, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है UNEP, इसका एग्जाम में भी फुल फॉर्म लिखवा लेते हैं बच्चे, इसलिए ये आप इसकी शॉर्ट फॉर्म से फुल फॉर्म याद कर लेना, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ये इन्होंने एक एग्रीमेंट किया टू फ्रीज क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स प्रोडक्शन। अब ये सब कंट्रीज को मानना होता है और उनको चेक करना पड़ता है। तो ये जो यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम है, इन्होंने एक एक्सीलेंट जॉब, मैंने पता एक एग्रीमेंट किया टू फ्रीज क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स प्रोडक्शन एट 1986 लेवल, तो बाय ऑल कंट्रीज। तो इसका मतलब ये अगर कंट्रीज फॉलो नहीं करेंगी तो उनको कॉन्सिक्वेंसेस उसके झेलने पड़ेंगे। अब गार्बेज डिस्पोजल एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है।
इंडस्ट्रियलाइजेशन और जो राइज इन डिमांड ऑफ कंज्यूमर गुड्स की वजह से बहुत मेजर प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है in the form of waste, garbage accumulation and its disposal, especially urban areas में. जो disposal of waste है should be done in a scientific way. अब वो scientific way क्या होगा? बहुत सारे different methods हैं waste disposal के. ये जो methods हैं ये use करते हैं हम वो depend करता है on the nature of the waste. जैसे सबसे पहले मैंने आपको बताया था एक प्रोसेस होता है इंसिनरेशन, INCINERATION. इसका मतलब होता है बर्निंग ऑफ वेस्ट ऑन हाई टेम्परेचर टू फॉर्म एश इज कॉल्ड इंसिनरेशन. ये प्रोसेस कैरीड आउट होता है इंसिनरेटर में. ये हाउस होल्ड या जो भी वेस्ट होता है बायोलॉजिकल वेस्ट उसको जला के ख़त्म कर देते हैं. स्कूल में अक्सर हॉस्पिटल्स में आपने देखा होगा, जबकि प्रैक्टिस अच्छी नहीं है. ओपन डंपिंग होता है, उसमें खुले में छोड़ देते हैं कचरा. लैंड फिलिंग्स होता है जिसमें कचरे को दबा देते हैं. कंपोजिटिंग में क्या करते हैं, गड्ढा खोद के सब बायोलॉजिकल वेस्ट डाल देते हैं, ऑर्गेनिक वेस्ट, और वो मैन्योर में कन्वर्ट हो जाता है. फिर रिसाइकलिंग कर सकते हैं. सॉलिड वेस्ट को ब्रोकन डाउन जब होते हैं उनको मेथड यूज़ करके डिफरेंट उनको रिसाइकिल कर लेते हैं. रीयूज़ कर सकते हैं, वेरी सिंपल कन्वेंशनल टेक्निक है. तो कि बार बार यूज़ करो, जैसे पेपर है, जो प्रिंट आउट होता है वो एक साइड पे होता है, पीछे आप रफ वर्क कर सकते हो. एग्ज़ाम में ये पूछा जाए तो आप ऐसे लिख सकते हैं ना. फिर जो ये जो है इम्प्रूवमेंट इन आवर लाइफ स्टाइल, जैसे मैंने आपको बताया, इसकी वजह से कचरा जनरेट होता है. और ये एक टेक्निक जो है ना डिस्पोजल, ये डिस्पोजेबल कप्स इन ट्रेन्स, ये एक्चुअली एक बहुत अच्छा मेथड है. जो डिस्पोजेबल कप्स हैं, लेकिन कुल्हड़ जो होता है ना मिट्टी के बने हुए, वो ज़्यादा अच्छे होते हैं बनिस्बत थर्माकोल के बने हुए, क्योंकि थर्माकोल फिर पॉल्यूशन करेगा. तो ये कुल्हड़ का सिस्टम इंडियन रेलवेज ने यूज़ किया था और बहुत सक्सेसफुल भी हुआ था. उसके बाद ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो रहा है. इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं. एग्ज़ाम में मुझे लग रहा है इस बार पैराग्राफ आ सकता है इसके ऊपर, एनवायरनमेंट से रिलेटेड, और आप उसको जो है ये क्वेश्चंस जो हैं जैसे कंज्यूमर्स क्या हैं, कार्निवोर्स क्या हैं, प्रोड्यूसर्स क्या हैं, हर्बीवोर्स क्या हैं, ओजोन का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, ओजोन कैसे फॉर्म होती है, ओजोन क्यों हार्मफुल है. तो 2 डिजीज़ेस के नाम जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से हो रहा है, तो कैटरैक्ट एंड स्किन कैंसर. थैंक यू वेरी मच एंड कीप वॉचिंग.